हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो कि है हमारा डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर किया था, मीनिंग कवर किए थे और साथ ही साथ हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और हमारा था इंडस्ट्री, कंपनी, इनको हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे टाइप्स और मेथड्स की और साथ ही साथ हम मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है ये टॉपिक पूछने के लिए। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू एंड एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, तो आप ज़रूर पढ़ें। और चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम टाइप्स भी बोलते हैं, और साथ ही साथ मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन को भी हम इसी में ही कवर करेंगे। तो अब बोला गया है कि 4 टाइप के डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, तो वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। नंबर 1 टाइप होता है रैंडम नेव डाइवर्सिफिकेशन। तो रैंडम या फिर नेव या फिर सिंपल डाइवर्सिफिकेशन है ये, और ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें क्या होता है, द फाइनेंशियल असेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट आर सिलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस। तो नाम से ही पता चल रहा है रैंडम मतलब रैंडम बेसिस पे आपने कोई भी फाइनेंशियल असेट्स इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट कर ली है। और रैंडम सिलेक्शन से आपका क्या मतलब है? Random selection refers to the selection of a financial instrument without making any analysis and decision। मतलब आपने एनालिसिस भी नहीं करा, ना ही आपने कोई डिसीजन लिया, बस आपने यूं ही रैंडमली कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो इसमें क्या होता है, इस अंडर नेव डाइवर्सिफिकेशन, इस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, any type of security asset, company and industry can be included। मतलब हम किसी भी टाइप की सिक्योरिटी को ले सकते हैं, कंपनी को ले सकते हैं और इंडस्ट्री को ले सकते हैं, जो कि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, याद होगा आपको। तो हम इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, कि हमें न्यू प्रोडक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या फिर हमें इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, या हमें किसी सिक्योरिटी असेट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ एनालिसिस। तो हम किसी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन में हम एनालिसिस नहीं करते, हम इंक्वायरी नहीं करते, कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेव डाइवर्सिफिकेशन इज द रिडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क इन दी सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि हम जो है रिस्क को रिड्यूस करेंगे। कहने का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन, ये जो नेव डाइवर्सिफिकेशन है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क, कि हम रिस्क की संभावना को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इन सिक्योरिटी में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिस्क अंडर इट इवन रीचेस टू 0 इफ अ नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी आर इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो। मतलब आपने क्या करा, सिंपल साइज डाइवर्सिफिकेशन में आपने क्या करा, अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज इंक्लूड कर ली, रैंडमली इंक्लूड कर ली। मतलब आपने ना ही कोई एनालिसिस करा, ना ही कोई इंक्वायरी करी, बस आपने रैंडमली सिलेक्ट कर दिया और अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिस्क जो है कभी कभी 0 पर भी पहुँच जाता है। तो ये था हमारा रैंडम नेव डाइवर्सिफिकेशन, जो कि काफ़ी इजी था। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिमम नंबर डाइवर्सिफिकेशन की, कि ये क्या है। तो ऑप्टिमम नाम से ही पता चल रहा है एफिशिएंट, है ना। तो दिस फैक्ट इज टेकन into account under the optimum number diversification, the number of the companies or the security in which an investor wants to make an investment must be optimum। तो सिंपल सी बात बोली गई है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ तक। तो कि इसमें क्या होता है कि हम ऑप्टिमम नंबर डाइवर्सिफिकेशन में क्या करते हैं,
नंबर ऑफ कंपनीज लेते हैं, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ लेते हैं, जिसमें एक इन्वेस्टर क्या करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो ऑप्टिमम होना चाहिए। द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज सिक्योरिटीज मस्ट बी नीदर वेरी हाई नोर वेरी लो। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमने कंपनीज या फिर जो सिक्योरिटीज़ हमने सिलेक्ट करी है ना, वो ना तो ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ही ज़्यादा लो होनी चाहिए। इफ़ मैनी कंपनीज सिक्योरिटीज़ आर सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर हमने बहुत सारी मैनी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को अगर हमने सिलेक्ट कर लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, देन इट मे अफेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इन्वेस्टर एडवर्सली। तो यहाँ पे बोला गया है, तो अगर हमने बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट कर लिया तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है इन्वेस्टर की वो क्या हो जाएगी, एडवर्सली अफेक्ट होगी, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इफ़ द नंबर ऑफ कंपनीज विल बी हाई then more expenditure will have to be borne on their inquiry and analysis। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है, क्योंकि हम रैंडम में क्या करते थे, हम एनालिसिस नहीं करते थे, लेकिन ऑप्टिमम वाले में हम हर चीज़ को एनालिसिस करेंगे और तब जाके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। तो अगर आपने बहुत सारी सिक्योरिटीज सिलेक्ट कर ली हैं तो आपको जो है एक जो इन्वेस्टर है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इस पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सारी सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस करना पड़ेगा, सारी सिक्योरिटी की इंक्वायरी करनी पड़ेगी और वो तब जाके डिसीजन लेगा। इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इन्वेस्टर का। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि हमें कम सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी चाहिए, ना कि बहुत नंबर ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो एज अगेंस्ट इट, इफ द नंबर ऑफ द कंपनी विल बी लो देन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू ब्रिंग द डिग्री ऑफ रिस्क टू द मिनिमम लेवल। तो यहाँ पे एक बात और बोल दी गई है इसके अलावा कि अगर नंबर ऑफ कंपनीज आपने बहुत कम ली है, यानी कि कम सिक्योरिटीज़ ली हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप अपने रिस्क को मिनिमम लेवल तक पहुँचा पाओ, क्योंकि आप कम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो दोनों ही सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। अगर आप ज़्यादा कंपनीज लेते हो तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको उनकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, भले ही आप जो है अपने रिस्क को कम कर पाएँ उस वाले सिचुएशन में। बट इसमें क्या होगा, लेकिन अगर आप कम कंपनीज सिलेक्ट करते हो तो आप अपने रिस्क को कम नहीं कर सकते, क्योंकि कम ही आपने सिलेक्ट करी हैं। तो दोनों सिचुएशंस हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ऑप्टिमम नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए, मतलब ऐसी हो जो मतलब बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी करें बट अच्छी हो, ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम नंबर यानी कि बीच का, एक तरीके से, ना ज़्यादा ना कम, सिंपल सी बात है। तो एडिक्वेट सिक्योरिटीज़ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में क्या बोला गया, ये हमारा थर्ड टाइप है। An investor must also pay attention to the selection of types of securities along with the selection of optimum number of the companies और security। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक इन्वेस्टर को ये भी ध्यान में रखना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वो किस टाइप की सिक्योरिटी का सिलेक्शन कर रहा है, और साथ ही साथ ऑप्टिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटी भी उसको सिलेक्ट करनी है। If adequate type of security are not determined, then the risk cannot be reduced। अगर आपने sufficient मतलब adequate types of security को नहीं determine कर पाया एक इन्वेस्टर, तो वो अपने रिस्क को कभी भी कम नहीं कर सकता। तो इसीलिए adequate securities जो है वो सिलेक्ट होनी चाहिए। अदर वर्ड्स में बात करें तो adequate security diversification से हमारा क्या मतलब है, ascertaining that हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कि हाँ भाई इस मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्योरिटी में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि हाँ ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी है इसमें कितना करना है या दूसरी वाली सिक्योरिटी में कितना करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इसको हम बोलते हैं एडिक्वेट सिक्योरिटी डाइवर्सिफिकेशन। तो इससे हम अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये डिटरमाइन करना ही पड़ेगा कि कौन सी हमारी एडिक्वेट सिक्योरिटीज़ हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन। तो मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में भी आता है।
तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है और आपका बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है 16 मार्क्स में भी। तो मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन मेथड जो है प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर हैरी एम मार्कोविट्स। तो हमें याद रखना है डॉक्टर हैरी और यहाँ पे एम मार्कोविट्स, इनके द्वारा प्रोपाउंडेड है। और ये जो दिस फैक्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय डॉक्टर मार्कोविट्स। तो ये जो फैक्ट है ये इस पर किसने जोर दिया है? डॉक्टर मार्कोविट्स ने दिया है। अंडर दिस डाइवर्सिफिकेशन, इस डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है? एडिक्वेट सिक्योरिटी इन देयर एडिक्वेट वॉल्यूम मस्ट बी सिलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टर। की मतलब एडिक्वेट सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए और उनकी एडिक्वेट वॉल्यूम होनी चाहिए, उसी को ही इन्वेस्टर के द्वारा सिलेक्ट किया जाना चाहिए। तो एन एनालिसिस ऑफ द म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ द परचेज सिक्योरिटी मस्ट बी मेड। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा एनालिसिस होना चाहिए जिसमें क्या हो? म्यूचुअल इफेक्ट हो। परचेज सिक्योरिटी मस्ट बी मेड, जो भी हम सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं उसके लिए एक म्यूचुअल इफेक्ट भी हो और साथ ही साथ एनालिसिस होना चाहिए उसका। तो ये भी बोला गया है कि इट मस्ट बी ऑब्जर्व्ड अंडर दिस एनालिसिस। जो हम एनालिसिस करेंगे इसमें, इस डाइवर्सिफिकेशन में, तो ये भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि इफ़ दी सिक्योरिटी आर म्यूचुअली रिलेटेड इन अ नेगेटिव मैनर और नॉट, कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो म्यूचुअली रिलेटेड हैं या नहीं है नेगेटिव मैनर में। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोविट्स, डिग्री ऑफ द रिस्क इन सिक्योरिटी कैन बी रिड्यूस। मार्कोविट्स के अनुसार जो रिस्क है, डिग्री ऑफ रिस्क है सिक्योरिटीज़ में, उसको कम किया जा सकता है। कब? जब इफ़ द नंबर ऑफ सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो इज केप्ट बिटवीन 10 to 15। तो 10 से 15 के बीच में अगर आप सिक्योरिटी सिलेक्ट करते हो तो ही आपका रिस्क जो है वो कम हो सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है यहाँ पर कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 के बीच नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करते हो तो ही जो है आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे एक डायग्राम शो किया गया है। तो डायग्राम हमें अपने आंसर में बनाकर आना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर ऑफ सिक्योरिटी। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा 10 से 15 के बीच होने चाहिए। तो 15 पे आप देख रहे हो, 15 पे एक लाइन बनी हुई है जहाँ तक बोला गया है कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, और उससे आगे अगर आप जाओगे तो टोटल रिस्क होगा। ऐसा क्यों होगा? अभी हमने पढ़ा भी था, राइट, कि हम ज़्यादा अगर कंपनीज़ को लेंगे, ज़्यादा सिक्योरिटीज़ को लेंगे तो हमें सबका एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। तो ज़्यादा भी नहीं लेनी और कम भी नहीं लेनी। तो इसीलिए 15 जो है, 15 नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ जो है उसको एक लिमिट बोला गया है। तो यहाँ तक 10 से 15 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप अपने रिस्क को कम कर पाओगे। और बस यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम शो किया गया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द, अब डायग्राम की ही एक्सप्लेनेशन बोली गई है, वो पढ़ लेते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव गिवन डायग्राम दैट सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस बाय अनसिस्टमैटिक बट अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात बोली गई है कि सिस्टमैटिक रिस्क को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हो और उसको ज़ीरो पर भी ला सकते हो। बट अ रैशनल डिसीज़न इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट, मतलब रैशनल डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, लॉजिकली सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम बोलते हैं रैशनल डिसीज़न। तो दिस डिसीज़न हैज़ इट्स रिलेशन विद सच अ सिलेक्शन इन विच देयर इज़ डिफरेंट इन द डिग्री ऑफ रिस्क एज वेल एज रिटर्न। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो डिसीज़न है इसका रिलेशन किसके साथ है? सीधा सीधा ऐसे सिलेक्शन के साथ जिसमें जो डिग्री ऑफ रिस्क है और रिटर्न है उसमें जो है डिफरेंस हो, और देयर कोवेरिएंस इज़ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, रिटर्न एज वेल एज पॉजिटिव। की जो बोला गया है कि कोवेरिएंस नेगेटिव हो और एज वेल एज पॉजिटिव रिटर्न हो और विल बी पॉजिटिव। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ रिस्क क्या है? इज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस फॉल and the degree of risk start rising again after the number of stock reaches at 15, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर 15 से ज़्यादा होगा तो रिस्क बढ़ता जाएगा, 15 तक है, 10 से 15 के बीच में है तो आपका रिस्क कम रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कर्व है, एक सेकेंड,
ये जो कर्व बना हुआ है क्या है, ये 15 तक क्या हो रहा है, 15 तक क्या हो रहा है, ये रिस्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, गिर रहा है ना, फॉल हो रहा है ना, कि जितना ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, 15 तक अगर लेके जा रहे हो अपनी सिक्योरिटी को तो रिस्क कम होगा। लेकिन वहीं अगर 15 से ज़्यादा गए आप तो आपका रिस्क फिर ऊपर हो गया, यानी कि बढ़ गया। यहाँ पे भी बढ़ रहा था इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी 0 थी, 5 थी, मतलब 5, 10, मतलब जितना ज़्यादा आप 15 तक लेके जा रहे थे तब तक आपका रिस्क फॉल हो रहा था कॉन्टीन्यूसली। लेकिन जैसे ही आप 15 से ऊपर गए देन आपका रिस्क क्या हो गया, बढ़ता गया। बस सिंपल सी यहाँ पे यही बात बोली गई है। ओके ओके, देन हमारा आता है पैरामीटर्स ऑफ मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे। पैरामीटर्स की बात करेंगे कि कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं मार्कोविट्स ने डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो वो 5 पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर हमारी वीडियो फिनिश हो जाएगी, लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। नंबर 1 आता है, नंबर ऑफ द सिक्योरिटी सिलेक्टेड फॉर डाइवर्सिफिकेशन मस्ट बी एडिक्वेट। तो यहाँ पे बोला गया है जो नंबर ऑफ सिक्योरिटी हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो पर्याप्त होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। यानी कि बोला ना मैंने 10 से 15 के बीच, इससे क्या है, ना तो कम है ना ही ज़्यादा है, तो 10 से 15 के बीच होनी चाहिए नंबर ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड पॉइंट, दो सिक्योरिटी मस्ट बी फाइनली सिलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टर इन विच द रिटर्न इज नॉट म्यूचुअली रिलेटेड। मतलब कि ऐसी सिक्योरिटी फाइनली सिलेक्ट की जानी चाहिए इन्वेस्टर के द्वारा जिसमें जो रिटर्न है वो म्यूचुअली रिलेटेड ना हो। कहने का मतलब है जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो लो होनी चाहिए और जो रिटर्न है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसी सिक्योरिटी सिलेक्ट की जानी चाहिए और रिस्क और रिटर्न के बीच जो है डिफरेंस पाया जाना चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क, कि काफ़ी टाइप्स की इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है। अब रिस्क की 2 फॉर्म्स होती हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क किससे एसोसिएट होता है, मार्केट से, है ना, मार्केट कंडीशन हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, ये सिस्टमैटिक रिस्क होता है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, वो कंपनी से रिलेटेड होता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि हम जो है सिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अनसिस्टमैटिक रिस्क को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम अपने कंपनीज़ के इंटरनल जो जितना भी वो है सब, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम सिस्टमैटिक को नहीं कर सकते। सिस्टमैटिक रिस्क तो होगा ही होगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, मार्केट कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, राइट। सिस्टमैटिक रिस्क जनरली कैन नॉट बी रिड्यूस वेयर एज द अनसिस्टमैटिक रिड्यूस कैन बी जीरो रिड्यूस, है ना। तो सिंपल सी बात दोबारा बोल दी 4th पॉइंट में कि सिस्टमैटिक रिस्क को तो आप कम कर ही नहीं सकते, लेकिन आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को ज़रूर कम कर सकते हो और उसको ज़ीरो पे भी ला सकते हो। 5th पॉइंट, द सिक्योरिटी डू नॉट हैव एनी कोरिलेशन एंड नेगेटिव रिलेशन। कहने का मतलब है सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, बोला गया है कि उनका जो है कोरिलेशन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो देयर आर दी अबव मेंशन 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स। सो आई होप आपको मेथड समझ में आए होंगे। फिर भी कोई पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की आप सेपरेट प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर। एंड थैंक यू सो मच।